नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूपीटीपीएससी ने पैट के एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाई जाएगी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि कोई भी सूचना छूट ना पाए। देखिए, जैसा कि लिखा है, ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो 28 जून होगी, यानी कि 28 जून से आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट होगी वो आपकी 27 जुलाई होगी, यानी कि 27 जुलाई तक आपको फीस जमा करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो करेक्शन की डेट होगी वो 3 अगस्त है। तो करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 3 अगस्त है, लेकिन इसके साथ में एक टर्म और कंडीशन अप्लाई होता है। वो ये है, जो कि लिखा भी है यहाँ पे, विशेष कथन, ई वाला पॉइंट देखिए। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। जब तक आपने फीस सबमिट नहीं करी है तब तक आप अपने फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट भी नहीं निकाल पाएंगे। और अगर आपने फाइनल फॉर्म प्रिंट आउट नहीं निकाला, सबमिशन नहीं हो पाएगा, तो आप करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। ये भी इसमें टर्म दिया हुआ है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 3 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुबंध विवरण को संशोधित भी कर सकता है। तो अगर आप जब फीस जमा कर दोगे ना, उसके बाद ही आप करेक्शन कर सकते हो, तो बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। दूसरा, इसमें कौन कौन सी भर्ती आएंगी। देखिए, पीईटी क्या है कि कॉमन टेस्ट है जो ग्रुप सी और ग्रुप बी के लिए होता है। तो अगर आपने निकाल लिया तो उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। तो वो स्कोर कार्ड आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें वैलिड होता है, जो भी मतलब इस पूरी जो प्रोसीजर्स के अंदर आते हैं। अब देखिए कि लास्ट टाइम जो यूपीपीएटी हुआ था वो 20 नवंबर को हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा हम देखना चाहेंगे कि ऑनलाइन आवेदन आपको कहाँ से करने हैं। ये जो साइट दे रखा है इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस पर क्लिक करना, आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। इसमें अनिवार्यता क्या क्या है, देखिए, ये 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा पीईटी में प्रतिभाग किए जाना अनिवार्य है। अगर आप आगे लेखपाल वगैरह हो गया, बाकी भर्तियां होंगी ग्रुप बी सी में आती हैं और जो इस फॉर्म के अंदर आ रही हैं, तो उसमें बैठना चाहते हैं तो आपको पीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप बैठ पाएंगे। अगर पीईटी नहीं है तो आप उसका मीन्स नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जैसे कि लास्ट टाइम जो पीईटी हुआ था उसका जो परिणाम था 28 अक्टूबर को घोषित किया गया था 2021 में, जो कि 1 वर्ष की अवधि तक के लिए आपका स्कोर वैलिड होता है। अगर आप इस बार पीईटी निकालेंगे, जैसे कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, फिर 1-2 महीने रिजल्ट जो आएगा, तो उसके 1 साल तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा। उस 1 साल में आने वाली जो भी ग्रुप बी सी की भर्तियाँ होंगी जो इस फॉर्म के अंतर्गत आती हैं, आप उसमें डायरेक्ट सेकेंड पेपर दोगे, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी लास्ट टाइम पीईटी दिया है, अगर वो दोबारा से इस बार देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो क्वालिफाइड हैं वो ना दे सकें, ठीक है। इसके बाद आयोग की परिधि में आने वाले पद, देखिए, जो भी आयोग की परिधि में आने वाले पद होंगे ग्रुप बी और सी के, उन्हीं में आप वैलिड होंगे। यूपीटीपीएससी 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि इस अधिनियम के उपबंध समूह खा यानी कि ग्रुप बी और निम्न समूह ग यानी कि ग्रुप सी के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय का पद हो गया और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विधिक निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होगा। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद के आयोग को कार्य क्षेत्र से हटाया उसमें जोड़ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो राज्य सरकार होगी वो इसमें कोई भी पद को जोड़ भी सकती है और घटा भी सकती है। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए, इसमें वेतन भी अच्छा खासा होगा जब जो भी आपकी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपका जो स्कोर कार्ड मिलेगा आपको, तो वो पूरे 1 साल को वैलिड होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। आप ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई करोगे। और कैसे अप्लाई करना है, ये साइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, फिर रिमेनिंग पार्ट जो होता है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो सब आपको डालना होगा, फिर फ़ी पेमेंट होगा और सबमिशन होगा। उसके बाद आप प्रिंट आउट लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर और नोटिफिकेशन डिटेल्स पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा। जब आप इस साइट पर जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो जो और नोटिफिकेशन या एडवर्टिजमेंट लिखा आ रहा होगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला एप्लीकेशन शो हो जाएगा। और आप पूरा इस PDF को ना बहुत ध्यानपूर्वक एक बार खुद से भी पढ़िएगा। बाकी तो मैं सारी इसकी जो शॉर्ट डिटेल्स हैं वो आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, जो इसके मेन की पॉइंट्स होंगे। तो उसको आप अंत वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अंत तक जो वीडियो में बने रहिएगा इसीलिए। और आपकी इसमें योग्यता क्या होगी, देखिए जो एज दी गई है ना 18 से 40 वर्ष के अंतर्गत जो भी इसमें कैंडिडेट्स आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ना तो 18 से कम और ना ही 40 से ज़्यादा। और इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन देखने होंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कोई बाहर का भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। ये सब चीज़ें तो फिलहाल आप फॉर्म अपलोड करेंगे तभी आप देख लोगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब पेज होगा तो उसको भी आपको डिक्लेयर करना होगा। सब कुछ फीस वगैरह के बारे में हम चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और सारा जब फॉर्म हमारा ऑनलाइन है तो ऑब्वियसली जो फीस होगी वो भी ऑनलाइन मोड में होगी। देखिए इसमें लिखा है कि जो फीस है जनरल कैटेगरी में जो आवेदन शुल्क है 160 रुपये है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है 25 रुपये है। तो कुल मिला के 185 रुपये का शुल्क है, फीस है। OBC की भी 185 है, लेकिन SC और ST की 95 है। उसके अलावा जो विकलांगजन होंगे उनकी कितनी है, 25 है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या जो भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थी द्वारा क्रमांक 1 से लेकर 4, ये जो हमारे 1 से लेकर 4 तक हैं उल्लिखित, उनकी मूल श्रेणी के अनुसार ही शुल्क देय होगा। मतलब कोई उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जो जनरल कास्ट OBC SC ST के देंगे वही ये सारे लोग भी देंगे। उसके अलावा फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें, ये आपके बहुत काम आएगा। कैसे लेंगे आप, प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा। संशोधन की हमने आपको लास्ट डेट बताई दी है 3 अगस्त। 3 अगस्त के बाद संशोधन नहीं हो सकता। देखिए लिखा भी है इसमें कि आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 3 अगस्त तक ही अनुमान्य है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि हेतु कोई प्रत्यय आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपका कोई भी गलती हो जाती है और आपने 3 अगस्त तक मतलब उसको सही नहीं किया और उसके बाद में आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए समय रहते टाइम पर फॉर्म भरिएगा और कोई गलती हो तो उसे टाइम पे इम्प्रूव करिए। अब इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, देखिए आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए या उससे ऊपर जो भी डिग्री है आपकी योग्यता है उसके लिए आप वैलिड हो। और डिपेंड करेगा कि आप हाई स्कूल हो, ग्रेजुएट हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट होंगी फर्दर आगे ग्रुप B ग्रुप C की, उसमें आपकी वो योग्यता काम आएगी। तो आपको मिनिमम जो है हाई स्कूल तो आपके पास होना ही चाहिए। बाकी हायर जितना हो वो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हाई स्कूल तक जिन भी बच्चों के पास हाई स्कूल है, ग्रेजुएशन है, जो सब है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल पोस्ट डिपेंड करेगी जो ग्रुप B C की पोस्ट जब भर्ती आएगी उसके अकॉर्डिंग जब आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आयु सीमा का हमने आपको बता ही दिया है कि 18 साल की उम्र होनी चाहिए और 40 से ऊपर ना हो। कैसे आपको अपनी उम्र को मेज़र करना है, 1 जुलाई 2022 तक उसने अपनी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो। मतलब कि 1 जुलाई 1982 से पहले का जन्मा हुआ व्यक्ति ना हो और 1 जुलाई 2022 तक उसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो। इसके साथ ही अब आपको हम बताएंगे कि जो रिजर्वेशन वगैरह का है वो मतलब वैसा ही रहेगा जैसे दिया जाता है। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी अधिनियम शासन आदेशों के अनुसार आरक्षित या विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियम अनुसार छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग ऐसी अन्य जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितना सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और शासन आदेश जो है उसके अनुसार होती है।
जैसे वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट होगी उम्र में। भूतपूर्व जो सैनिक होंगे उनके जो लोग हैं उनको 3 वर्ष की होगी, और जो कि 1 जुलाई 2022 के अनुसार शर्त मान्य होगी। इसके अलावा इसमें आपका एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। आरक्षण की बात कर लेते हैं। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किए गए विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिक विद्वान अधिनियम के अनुसार लंबवत तथा क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होंगे। जो भी SC ST वाले हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो भी इनको रिजर्वेशन दिया जाता है वो वैलिड होगा। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो अभी आपको हम नीचे बता देंगे। उसके अलावा लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर काफ़ी कैंडिडेट्स हो गए जिन्होंने PET 2022 में अप्लाई किया, तो मतलब एक दिन में पेपर नहीं हुआ, डिफरेंट शिफ्ट हुई, तो बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन भी लागू हो सकता है। तो इस संबंध में आप याद रखिएगा, अगर डिफरेंट शिफ्ट होंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें अप्लाई होगा। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत केयरफुली आपको करना है। एंड इसके अलावा एक और चीज़, ये तो हमने बता ही दिया कि 1 वर्ष तक स्कोर कार्ड वैलिड होता है। ये कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आप ही PDF में देख लीजिएगा। इसमें इतनी कोई खास बात नहीं है। फिलहाल मैंने आपको जनरली जो मेन बातें थी वो ऊपर बताई दी हैं। इसके अलावा मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि मतलब आपके लिए इसमें सिलेबस क्या क्या होगा। और EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार की समस्त स्रोत से आय आवेदन करने के वर्ष से पूर्व वर्ष की आय 8 लाख से कम है, तो वो जो EWS को 10% आरक्षण दिए जाने के संबंध में इसमें ये वैलिड होता है। यानी कि EWS वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे तो उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तीसरी चीज़, ये हमारा सिलेबस आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे की परीक्षा अवधि होगी और 100 ही क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री का होगा, 5 नंबर की हिस्ट्री आएगी। इंडियन हिस्ट्री जो आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा वो भी 5 मार्क्स का आएगा। ज्योग्राफी भी 5 मार्क्स की आएगी। इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी होगी वो भी आपकी 5 मार्क्स की आएगी। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वो भी 5 मार्क्स का होगा। जनरल साइंस 5 मार्क्स की होगी। और मैथ्स हो गया, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, वो भी 5 मार्क्स का आएगा। और हिंदी वगैरह 5 की होगी। जनरल इंग्लिश होगी, लॉजिक रीजनिंग होगी, करेंट अफेयर्स 10 मार्क्स की हैं। जनरल अवेयरनेस होगी और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये 3-4 चीज़ें और हैं। इसके अलावा जो लेवल होगा वो NCERT के अकॉर्डिंग डिफ़िकल्टी लेवल रखा जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। बिल्कुल तुक्का बुक्का ज़्यादा नहीं फिट करना, नहीं तो और नेगेटिव में नंबर ना चले जाए। और इसी के अलावा अब हम आपको बताते हैं जो इसके महत्वपूर्ण डेट हैं, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है, उसकी शॉर्ट डिटेल देखिए। एप्लीकेशन बिगिन होने की जो डेट है वो 28 जून 2022 से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट जो होगी रजिस्ट्रेशन करने की 27 जुलाई 2022 है। लास्ट डेट जो फ़ी पेमेंट की होगी 27 जुलाई है। करेक्शन की जो लास्ट डेट होगी वो 31 अगस्त है। और एग्ज़ाम हमारा सितंबर में हो जाएगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण डेट्स है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा जिससे कि आपको फॉर्म भरते समय कोई तकलीफ़ ना हो और आप टाइम पे फॉर्म भर दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें जिससे कि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।